2004 की बात रही होगी जब वीरेंद्र डंगवाल रानीखेत आए। मेरा बेटा 2002 में हुआ और उसके बाद एक क्रम बना कि वीरेंद्र आते थे। वो लगातार आते थे और साल में एक बार तो ये होता ही था। उनके आगमन का बहाना कुछ भी हो सकता था। वो आते थे, साथ में अशोक दा आते थे। अशोक दा, वीरेंद्र दा, मैं, हमने रानीखेत में जो समय बिताया संग साथ, वो अविस्मरणीय तो है ही। खैर, उसके अलावा बहुत कुछ सिखाने वाला समय भी है मेरे लिए। तो ऐसा ही एक वक्त था 2004 में वीरेंद्र का संग्रह आया था दुष्चक्र में सृष्टा। तो दुष्चक्र में सृष्टा की 2-3 प्रतियां लेकर वो बरेली से चले और हल्द्वानी में उन्हें अशोक दा मिले और अशोक दा को उन्होंने एक प्रति दी और उसके बाद वो आगे बढ़े। हमारे घर आए। रानीखेत प्रिय था उन्हें, अशोक दा को बहुत प्रिय था। अशोक दा यानी अशोक पांडे, अशोक दा के लिए रानीखेत दूसरा घर है। बहरहाल हम रहे। 2 कमरों का छोटा घर था। एक कमरे में मेरी पत्नी सीमा और बेटा गौतम जो वीरेंद्र का बड़ा लाडला, उनका बड़ा यार दोस्त है। तो रात को ये क्रम आरंभ हुआ कि भाई आपका संग्रह आया है, इसे पढ़ा जाए, इसकी कविताओं का पाठ किया जाए, आप कीजिए आप। अशोक दा ने इसरार किया, मैंने किया। जैसी कि वीरेंद्र की आदत थी, उन्होंने कुछ देर सुना, कुछ देर इधर उधर किया, बातों को थोड़ा घुमाया हमें। अरे बेटे क्या पढ़ना, अरे बेटे ये क्या, इस तरह से उन्होंने कुछ किया। और हमें 2-4 घर घुमाने के बाद उन्होंने कहा कि यार कविता तो अपना आलोक लिखता है, आलोक बुद्धा लिखता है, यानी आलोक धनवा। उसके बाद साहब उन्होंने किताब निकाली, दुनिया रोज़ बनती है, अपने बैग से, और उसमें एक लंबी कविता है जो आलोक जी की खासियत है। बहुत लंबी कविताएं वो लिखते हैं और उन कविताओं का आवेग कहीं नहीं टूटता, कहीं भी नहीं छूटता। तो सफ़ेद रात का वीरेंद्र ने पाठ किया। रात को कोई 12-1 बजे होंगे, बहुत चांदनी रात थी बाहर। धीरे 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 वीरेंद्र की आवाज़ गनगनाती गई, तेज होती गई। उसमें आक्रोश था, उसमें क्षोभ था, उसमें क्रोध था, उसमें दुख था, अफसोस था। एक पूरी दुनिया थी उस पाठ में। कविता वो, जैसा कि हम जानते ही हैं कि अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लिखी गई कविता है। उस कविता का पाठ 2004 की उस रात की स्मृति में, वीरेंद्र, अशोक दा और मेरे संग साथ होने की स्मृति में मैं करना चाहता हूँ, जैसा मुझसे बन पड़ेगा। सफ़ेद रात, आलोक धनवा। पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात, पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगलों को और 12 सिंगे पीछे छूट गए 12 सिंगों को निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए। क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे, महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधूली ओस, रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे। पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए याद आ रही है जंगल की रात। छत से झांकता हूँ नीचे, आधी रात बिखर रही है। दूर दूर तक चांद की रोशनी, सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ। खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही। और खुली छतें बुलाती रहीं रात होते ही, कहीं भी रहूं क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में एक असहायता जो मुझे कुचलती है और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे, शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। न पुरखे साथ आए, न गांव, न जंगल, न जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना। एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। हम कैसे सफ़र में शामिल हैं?
कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी सिर्फ कहने के लिए कहीं कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके भीतर हम भटकते ही रहते हैं। लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद। लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद। कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़, अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसाएं, कई तरह के बाज़ार, कई तरह के सौदाई, इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा, हिंसा और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत। बहस चल नहीं पाती, हत्याएं होती हैं। बहस चल नहीं पाती, हत्याएं होती हैं। फिर जो बहस चलती है उनका भी अंत हत्याओं में होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था, अब वो भारत भी नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। क्या है इस पूरे चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है। क्या है इस पूरे चांद की उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है। क्या लाहौर बच रहा है? वो अब किस मुल्क में है? क्या लाहौर बच रहा है? वो अब किस मुल्क में है? न भारत में, न पाकिस्तान में, न उर्दू में, न पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? क्या लाहौर बच रहा है? वो अब किस मुल्क में है? न भारत में, न पाकिस्तान में, न उर्दू में, न पंजाबी में। पूछो पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? जैसे ये अछूती आज की शाम, सफ़ेद रात एक सच्चाई है। जैसे ये अछूती आज की शाम की सफ़ेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। कहाँ है वो हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो उसे, अब वो अरब में कहाँ है? कहाँ है हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो अब उसे, अरब में वो कहाँ है? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वे एक बगदाद बना सकते हैं? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते। वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊँट का चलता है, धूल और गुबार में अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ। क्या वे एक ऊँट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखी। अब उसे याद करोगे तो वो याद आएगी। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल है। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते धीरे धीरे उजड़ते रोज मरते हुए लाहौर की तरह, बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह।